क्या आपने कभी सोचा है कि रिलायंस जैसी कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी कैसे बनी? एक समय था जब धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम करते थे और आज उनका बिजनेस एम्पायर पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को हिला देता है। आज हम बताएंगे रिलायंस की कहानी, अंबानी परिवार की सोच और उस रणनीति की जो हर एंटरप्रेन्योर को जाननी चाहिए। 1950 के दशक में धीरूभाई अंबानी येमेन में पेट्रोल पंप पर काम करते थे, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा एक बात थी, बड़ा सोचो और उससे भी बड़ा करो। भारत लौटने के बाद उन्होंने शुरू किया एक छोटा सा ट्रेडिंग बिजनेस, रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन, जो पॉलिएस्टर यार्न बेचता था। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने भारत की इंडस्ट्री की परिभाषा ही बदल दी। धीरूभाई ने समझा कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो मेड इन इंडिया इंडस्ट्री को बढ़ाना होगा। उन्होंने 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल्स की शुरुआत की और वाइमल ब्रांड लॉन्च किया। धीरे धीरे रिलायंस ने टेक्सटाइल से पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरी, टेलीकॉम और रिटेल तक विस्तार किया। धीरूभाई की सबसे बड़ी खासियत थी विजन प्लस एग्जीक्यूशन। उन्होंने आम जनता को शेयर मार्केट से जोड़ा। रिलायंस वो पहली भारतीय कंपनी थी जिसने लाखों छोटे निवेशकों को करोड़पति बनाया। धीरूभाई के निधन के बाद मुकेश अंबानी ने संभाली कमान। उन्होंने रिलायंस को टेक्नोलॉजी और डिजिटल दिशा दी। जियो लॉन्च करके मुकेश अंबानी ने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को बदल दिया। 2016 में जियो आया और इंटरनेट भारत के हर कोने तक पहुंच गया। जहां पहले 1 GB डाटा RS-250 का मिलता था, वहीं जियो ने वही डाटा RS-10 में दे दिया। इस एक कदम ने रिलायंस को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि भारत की डिजिटल रेवोल्यूशन बना दिया। आज रिलायंस सिर्फ तेल या फोन की कंपनी नहीं है, यह एनर्जी, रिटेल, डिजिटल, ग्रीन हाइड्रोजन और स्पेस तक फैल चुका एम्पायर है। रिलायंस की मार्केट वैल्यू आज RS-20 लाख करोड़ से भी ज्यादा है और मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दोस्तों, पिछले 5 महीनों में मोटा भाई यानी मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में रोजाना 1700 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। जी हां, 1700 करोड़ रुपए हर दिन। एक वक्त था जब रिलायंस RS-21 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पार कर गई थी, लेकिन आज वो गिरकर लगभग 816 लाख करोड़ पर आ गई है। क्या वाकई रिलायंस संकट में है? क्या ऑयल, टेलीकॉम और रिटेल तीनों बिजनेस खतरे में हैं? और क्या मोटा भाई वापसी कर पाएंगे? आज हम करेंगे पूरा एनालिसिस रिलायंस के हर बिजनेस सेगमेंट का, उसकी गिरावट की वजहों का और भविष्य के रास्ते का। तो जनता जनार्दन की जय बोलिए और शुरू करते हैं आज का धमाकेदार विश्लेषण। रिलायंस का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बिजनेस ऑयल टू केमिकल, यही वो सेगमेंट था जिससे कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉफिट आता था। लेकिन अब वही रिलायंस के लिए सिरदर्द बन चुका है। पहले क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, अब वो $70 तक गिर गया है। मतलब जो माल आप 100 में बेचते थे, अब वही 60 में बेचना पड़ रहा है। कच्चा तेल डॉलर में खरीदा जाता है और जब रुपया कमजोर होता है तो इंपोर्ट और भी महंगा पड़ जाता है, यानी कॉस्ट बढ़ गई, मार्जिन घट गया। दुनिया अब पेट्रोल डीजल से दूर जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी, विंड पावर, यही भविष्य है। यही वजह है कि रिलायंस का इस सेगमेंट का प्रॉफिट 66% से गिरकर सिर्फ 29% रह गया है। अब आते हैं रिलायंस जियो पर, जो कभी मोटा भाई का गोल्डन कार्ड था। जब जियो लॉन्च हुआ, फ्री कॉल्स, फ्री इंटरनेट, फ्री एवरीथिंग ने देश को हिला दिया था। लेकिन अब वही जियो मुसीबत में फंस गया है। पिछले 4 महीनों में 1,65,00,000 सब्सक्राइबर जियो छोड़कर जा चुके हैं। सोचिए, ये वो लोग हैं जो महीने सालों तक रिचार्ज करते। जियो ने बार बार रिचार्ज रेट्स बढ़ाई। पहले लोग चुप रहे, फिर नाराज हुए और तीसरी बार जब रेट्स बढ़ी तो सीधा एग्जिट कर गए। अब टेलीकॉम कंपनियों को डेटा और कॉलिंग पैक्स अलग अलग देने होंगे। इसका मतलब जो लोग सिर्फ कॉलिंग चाहते हैं उन्हें अब डेटा खरीदना जरूरी नहीं रहेगा। इससे जियो का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर घट जाएगा। एयरटेल ने 5G में बढ़त बना ली है। BSNL भी अब 5G लॉन्च करने जा रहा है और लोगों ने 2 सिम रखना शुरू कर दिया है, एक कॉलिंग के लिए, एक इंटरनेट के लिए। मतलब रेवेन्यू का नुकसान। आज जियो का प्रॉफिट अभी भी रिलायंस की कुल कमाई का 40% है। इसलिए जियो की हलचल सीधा रिलायंस को हिला देती है। अब बात करते हैं रिलायंस रिटेल की, जो भारत का सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क है। लेकिन पिछले 1 साल में यहां भी ग्रोथ रुकी पड़ी है। रेवेन्यू लगभग वही है, प्रॉफिट भी वहीं अटका हुआ है। पिछले क्वार्टर में रिलायंस ने 466 नए स्टोर खोले, पर उसी दौरान 438 बंद भी करने पड़े, यानी नेट ग्रोथ बस 28 स्टोर। फैशन और एसेसरीज में अब ज़ूडियो, ट्रेंट और नाइका जैसी कंपनियां मार्केट खा रही हैं। ग्रोसरी में डीमार्ट और बिग बास्केट आगे निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने रिलायंस डिजिटल को पीछे छोड़ दिया है। यानी रिटेल का भी हाल बहुत मजेदार नहीं है। अब बात करते हैं रिलायंस के लोन की। 2020 में रिलायंस लगभग डेट फ्री हो गई थी, लेकिन अब फिर से कंपनी पर 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन है। इसमें से करीब 75,000 करोड़ सिर्फ न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए रिजर्व हैं।
रिलायंस जामनगर में सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट बना रही है, लेकिन वो प्रोजेक्ट डिले पर डिले हो रहे हैं। जब तक ये प्रोजेक्ट सफल नहीं होते, रिलायंस पर दबाव बढ़ता रहेगा। रिलायंस के शेयर जुलाई 2024 में RS3 के पार थे, अब गिरकर RS2 400 के आसपास हैं। जहां निफ्टी 50 पिछले साल 10% ऊपर गया, वहीं रिलायंस 2% नीचे है। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अब रिलायंस में हिस्सेदारी घटा रहे हैं, 20% से घटकर सिर्फ 14% रह गई है। तो क्या रिलायंस खत्म हो रही है? नहीं, लेकिन हाँ, गंभीर चुनौतियां जरूर हैं। तीनों बिजनेस में प्रॉफिट घटा है, लेकिन कंपनी अब भी हर 9 महीनों में 60,000 करोड़ कमा रही है। रिलायंस बर्बाद नहीं हुई, बस ट्रांजिशन फेज में है। अगले 2-3 साल तक दबाव रहेगा, लेकिन जैसे ही जियो, रिटेल और न्यू एनर्जी अलग अलग लिस्ट होंगी, रिलायंस फिर से उछाल पकड़ सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मोटा भाई वापसी कर पाएंगे? क्या रिलायंस फिर से 20 लाख करोड़ पार करेगा? कमेंट में अपनी राय बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं हूं मोनू और आप देख रहे हैं बिजनेस की बात मोनू के साथ।